Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। किसी भी क्वेरी के लिए 9411881488 पर कांटेक्ट किसी भी समय कर सकते हैं। इसी नाम से जो पिछला हमारा चैनल था वो रैन एंड मार्टिन के द्वारा, क्योंकि हमने उसे ज्यों का त्यों पढ़ाया था, कॉपीराइट लगने के कारण बंद हो गया। इसको हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो टीजीटी जो कंप्लीट था उस पर हम इस पर जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम जो पढ़ेंगे वो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की समरी। तो इसमें समरी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, क्योंकि जो एग्जाम में कोटेशंस आती हैं वो बुक फर्स्ट से आती हैं और इसमें सैटन की फेमस स्पीचेस हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ता है और वो पूछी जाती हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी तरह से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से काम पूरा हो जाएगा। फुल्ली आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई भी पॉइंट बचेगा भी नहीं, एग्जाम के हिसाब से भी नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। मिल्टन ओपन्स पैराडाइज लॉस्ट बाय डिक्लेयरिंग हिज पोएम सब्जेक्ट। पैराडाइज लॉस्ट की जो शुरुआती लाइनें होती हैं, ओपनिंग लाइन है, वो पैराडाइज लॉस्ट की थीम को बताती हैं। क्या बताती हैं? ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड, कि ईश्वर के प्रति मनुष्य का जो पहली अवज्ञा थी उसके बारे में, एंड द कंसिक्वेंस दैट फॉलोड फ्रॉम इट, और इसके बाद जो परिणाम हुए, जो रिजल्ट आए, उसके बारे में ये थीम है इसके। और इसमें बात करते हैं, इसके बाद इन्वोकेशन में ही जो पैराडाइज लिखने का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये आपकी ओपनिंग लाइंस हैं। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, मनुष्य की पहली अवज्ञा, जो पहला उसने डिसओबीडियंस किया टुवर्ड्स गॉड, एंड द फ्रूट दैट द फॉरबिडन ट्री, और उस फॉरबिडन ट्री का फल को चख लिया जिसके लिए ईश्वर ने मना किया था। हुज मोर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड, और इसका मोर्टल टेस्ट, उसको फल के खाने से पहले एडम और ईव जो थे वो मॉर्टल नहीं थे, इमोर्टल थे, और इसको खाने के बाद मॉर्टल हो गए। और इसी कारण जो है इस दुनिया में मृत्यु आई, एंड ऑल आवर बोझ, और उसके साथ साथ सारे दुख भी आए। विद लॉस ऑफ ईडन, और हमको ईडन भी खोना पड़ा, यानी कि जो ईडन गार्डन था वो भी खोना पड़ा। टिल वन ग्रेटर मैन रीस्टोरेस, जब तक कि एक महान व्यक्ति ने हमको पुनः उस पद को दिला नहीं दिया। तो हेयर मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट एज ए ग्रेटर मैन, एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमको वो ब्लिसफुल सीट यानी कि ईडन गार्डन दिलवा दिया। तो ये बता रहे हैं उसकी थीम के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट जो है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज। फर्स्ट 26 लाइन्स आर द इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज। तो पैराडाइज लॉस्ट आवाहन से, स्तुति से, यानी इन्वोकेशन से शुरू होती है, जिसमें जॉन मिल्टन हेवनली म्यूज यूरेनिया, जो कि एस्ट्रोनॉमी की म्यूज हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और जो फर्स्ट 26 लाइन्स हैं ये इन्वोकेशन है पैराडाइज लॉस्ट की। अब मिल्टन जो है हेवनली म्यूज को 3 टाइम्स इन्वोक करते हैं। देखिए 2 टाइम तो बुक फर्स्ट में ही करते हैं, और जो 3rd टाइम है वो बुक
7th के शुरू में करते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, हालांकि हेवनली म्यूज को 2 ही बार काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बुक फर्स्ट में जो आवाहन होता है उसको एक ही बार मानते हैं, दूसरी बार बुक 7th में करते हैं। और कुल मिला के 4 इन्वोकेशन होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। बुक फर्स्ट में शुरुआत क्या करते हैं, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहां से शुरुआत होती है। तो कहते हैं, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब और सिनाई डिडस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड। हे हेवनली म्यूज, मुझको दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब एंड सिनाई, ओरब और जो सिनाई है ये 2 माउंटेन हिल्स हैं, इन पर हेवनली म्यूज ने उस शेफर्ड को, यहां पर शेफर्ड है मोजेस को, मोजेस, तो मोजेस को जो उपदेश दिए थे और वही मोजेस ने दूसरे लोगों को बताए, हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड। तो तुमने उस मोजेस को जो सीक्रेट बताए, जो रहस्य बताए, तो ये बात मुझको भी बताइए, ताकि मैं जो मनुष्य का फर्स्ट डिसओबीडेंस है, मनुष्य का जो लॉस्ट ऑफ ईडन किस कारण से हुआ और कैसे इस दुनिया में मॉर्टल डेथ आई, उसके बारे में मैं गा सकूं। तो ये उससे प्रार्थना करते हैं उस 6 लाइनों में, 26 लाइन्स में। और दूसरी बार इसी बुक फर्स्ट में वो प्रार्थना करते हैं, कब, जब जो फॉलन एंजल्स हैं, तो फॉलन एंजल्स के सीक्वेंस के बारे में वो जानते हैं। तो यहां कहते हैं से म्यूज, ये बुक फर्स्ट के बीच की बात है, मिडिल ऑफ द बुक फर्स्ट। से म्यूज द नेम्स द नोन हु फर्स्ट हु लास्ट राउज फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ द फायरी कॉज। तो उस फायरी लेक में जो फॉलन एंजल्स थे, जब उनको सैटर्न ने एड्रेस किया, जब उनको सैटर्न ने बुलाया, तो कौन उस स्लम्बर से, कौन उस नींद से पहले जागा और कौन उससे बाद में जागा, ये जो है इन्वोकेशन दूसरी बार बुक फर्स्ट में करते हैं। तो इसको दोनों को एक ही इन्वोकेशन मानते हैं, तो इसलिए काउंट नहीं करते, इसलिए 4 काउंटिंग की जाती है। इन द बिगिनिंग ऑफ बुक 7th मिल्टन डायरेक्टली नेम्स द हेवनली म्यूज। देखिए, बुक 7th की शुरुआत में जो हेवनली म्यूज यूरेनिया की प्रार्थना करते हैं, डिसेंड फ्रॉम हेवन यूरेनिया बाय दैट नेम इज राइटली दाउ आर कॉल्ड। हेवनली म्यूज यूरेनिया, आप आइए, बाय दैट नेम इफ राइटली दाउ आर कॉल्ड, जिस नेम से, जिस नाम से वास्तव में तुमको पुकारा जाता है, हुज वॉइस डिवाइन फॉलोइंग, जिसकी जो आवाज है वो दिव्य है। एबव द ओलंपियन हिल आई सोर, मैं उस ओलंपियन हिल पे उतरना चाहता हूँ। क्योंकि 7th बुक में वो क्या करते हैं, वो एडम को राफेल जो है इस दुनिया के निर्माण के बारे में और मनुष्य जाति के निर्माण के बारे में बताता है, तो उसके बारे में बताने के लिए ये आवाहन करते हैं। तो ये तो इन्वोकेशन हुई। द पोइट प्रे टू द म्यूजेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पोइम। तो लास्ट में पोइम का जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रार्थना क्या करते हैं, ये लास्ट लाइन्स हैं इन्वोकेशन की। व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर अंधेरा है, उसको प्रकाशित करिए। व्हाट इज ओ राइज एंड सपोर्ट, जो मेरे में निम्न है उसको उठाइए और उसको सपोर्ट दीजिए। दैट टू द हाइट ऑफ द ग्रेट आर्ग्यूमेंट, उस आर्गूमेंट की, क्योंकि ये पैराडाइज लॉस्ट जो लिखना चाह रहे हैं वो ईश्वर और उनकी रचना, पैराडाइज लॉस्ट कैसे हुआ उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं उस ऊंचाई तक, जो मेरा आर्गूमेंट जितना ऊंचा है उसी ऊंचाई तक मुझे उठाइए। आई में एजर्ट द एटर्नल प्रोविडेंस, ताकि मुझको उस दिव्य विशेषाधिकार मिल सके। एंड जस्टिफाइज द बेस ऑफ गॉड
टू मैन, ताकि मैं ईश्वर के जो तरीके हैं, ईश्वर की जो रचनाएं हैं, ईश्वर जो करता है इस दुनिया में वो ठीक ही करता है, ईश्वर कभी गलत नहीं करता, इसको मैं जस्टिफाई कर सकूं लोगों के लिए कि ईश्वर के जो तरीके हैं वो लोगों के लिए हमेशा ठीक होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है इसका, और थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन। द नेम ऑफ हेवनली म्यूज इज यूरेनिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये प्रश्न पूछा गया है कि यूरेनिया जो है वो म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, 9 म्यूज ऑफ सेक्रेड बेल नहीं है, जबकि जितने भी जो एपिक लिखे गए थे वो 9 म्यूज का इन्वोकेशन किया गया है। इन्होंने उससे हट करके म्यूज यूरेनिया का, जो कि एस्ट्रोनॉमी की देवी है, उनको आवाहन किया है। हेवनली म्यूज इज लोकलाइज्ड अपॉन माउंट ओलंपस एंड माउंट हेलिकन। इन 2 माउंट पर हेवनली म्यूज यूरेनिया का निवास स्थान है। पैराडाइज लॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 8। पैराडाइज लॉस्ट बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल्स ऑफ होमर्स ओडिसी एंड वर्जिल्स एनियड। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अब कहानी शुरू होती है बुक फर्स्ट की। सैटर्न इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हेवन। सैटर्न को हेवन से नीचे फेंक दिया जाता है। सैटर्न एंड हिज हॉरिबल कंपेनियंस फेल फ्रॉम हेवन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 9 days एंड 9 nights। तो आपको बताते चलें कि सैटर्न की सेना में और जो गॉड की आर्मी है, दोनों के बीच में 3 दिन तक युद्ध चलता है, और तीसरे दिन जो सैटर्न का जो गॉड का सन होता है वो इनको निकाल करके बाहर कर फेंक देता है एक होल से होकर के, और ये हेल में जाकर गिरते हैं। और हेल की डेप्थ में गिरने से पहले 9 दिन और 9 रात लगातार गिरते रहते हैं। हेल वॉज अ फायरी लेक। यहाँ पर हेल का वर्णन किया है जॉन मिल्टन ने, तो कह रहे हैं हेल वॉज फायरी लेक येट द फ्लेम्स हैव नो लाइट। फायरी लेक जरूर थी, लेकिन फ्लेम्स जरूर थी, लेकिन उन फ्लेम्स में लाइट नहीं थी। सैटर्न वॉज कंप्लीटली प्रीफ्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। सैटर्न उस फायरी लेक में टोटल कंफ्यूज्ड होता है, सोच नहीं पाता क्या है क्या नहीं है। सैटर्न सॉ फर्स्ट बिल्जेबब हु वॉज नेक्स्ट इन पावर टू हिमसेल्फ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हु वॉज नेक्स्ट इन पावर टू सैटर्न, तो उसका नाम है बिल्जेबब। तो सैटर्न ने बिल्जेबब को देखा, तो सैटर्न जब उठता है तो बिल्जेबब को एड्रेस करता है। सैटर्न टेल्स बिल्जेबब दैट ही विल नॉट रिपेंट और चेंज हिज स्टीडफास्ट माइंड। अब यहां पर समझने की बात है यह है कि सैटर्न डिफीट हो जाते हैं गॉड की आर्मी से, और यहां पर हेल में पड़े रहते हैं। तब बिल्जेबब से वो कहते हैं व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। क्या हुआ अगर हम युद्ध हार गए, अगर हम बैटल हार गए तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑल इज नॉट लॉस्ट, हर चीज तो नहीं चली गई, सब कुछ तो नहीं हार गए। द अनकंकरेबल, इच्छाएं जो है वो अभिजित हैं। मेरी इच्छा जो है, इच्छा शक्ति, वो अनकंकरेबल है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और मेरे अंदर जो रिवेंज की भावना है उसका अध्ययन किया है। मेरी एंड इमोर्टल हेट, और ईश्वर के प्रति जो मेरी हेट है, जो मेरी घृणा है, वो इमोर्टल है, कभी समाप्त नहीं होगी। एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, और मेरे पास ऐसा साहस है जो ना तो झुकेगा और ना ही समर्पण करेगा। तो बोले क्या फर्क पड़ता है, हम युद्ध हार गए, सब कुछ तो नहीं हार गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, दैट्स वाई हमने यहां पर लिया है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर अगले कहते हैं एंड व्हाट इज एल्स
not to be overcome, that glory never shall his wrath or might extort from me। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, एंड व्हाट इज एल्स नॉट बी ओवरकम, और क्या क्या नहीं जीता जा सकता। बोले इसके बाद भाई ईश्वर ने जीता ही क्या है, उससे युद्ध ही तो जीता है केवल। कह रहे व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इसके अलावा भी कुछ नहीं जीता जा सकता। द ग्लोरी सान नेवर सेल हिज रेथ और माइट एग्जॉट फ्रॉम मी। रेथ का मतलब क्रोध और माइट माने शक्ति। तो यहां पर बात हो रही है ईश्वर का क्रोध और ईश्वर की शक्ति मुझसे वो शान प्राप्त नहीं कर सकती। देखिए यहां पर सैटर्न जो है एक प्राउड फील कर रहा है और गर्व कर रहा है कि ईश्वर ने ग्लोरी को नहीं जीता है। अब यहां पर समझाते चलें। देखिए अगर आप एक युद्ध जीत जाते हैं तो आपका जो शत्रु होता है, जब तक वो आपके कदमों में ना झुक जाए तब तक जीत कहाँ हुई। आप युद्ध ही तो जीते, कुछ भूमि के टुकड़े तो जीते, लेकिन आपका युद्ध जो शत्रु है वो तो सर उठाकर खड़ा हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि ईश्वर की जो शक्ति है और क्रोध है उसने मुझे से मेरी शान नहीं छीन पाया। टू बो एंड सू फॉर ग्रेस, झुक जाऊं और कृपा के लिए जो है माफी मांगू, कृपा की दृष्टि मांगू, विद सप्लिएंटनी अपने घुटनों पर झुक करके, एंड डिफाई हिज पावर, और उसकी शक्ति को मैं डिफाई करूं, उसकी शक्ति का मैं लोहा मानूं। तो बोले ये शान मैं ईश्वर को नहीं देने दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बिलजेबब फियर्स व्हाट इज द यूज ऑफ देयर अनडिमिनिश्ड स्ट्रेंथ और इमोर्टलिटी इफ दे आर अंडरगो एवरलास्टिंग पनिशमेंट। तो यहां पर बिलजेबब सैटर्न से कहता है कि अगर हम इस हेल में पड़े रहे तो ये हेल में मुसीबत ही मुसीबत है, चारों तरफ आग ही आग है। तो हम तो यहां पर मुसीबत झेल रहे हैं, तो हमारे पास जो कभी ना समाप्त होने वाली शक्ति है, हम अमर हैं भाई, इमोर्टलिटी है हमारे अंदर, फिर भी हम लगातार इस नरक में सजा भोग रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है। तब सैटर्न कहता है टू बी वीक इज मिजरेबल, कि कमजोर होना जो है दयनीय की निशानी है और बुरी बात है। डूइंग और सफरिंग वट ऑफ दिस बी श्योर, टू डू ओट गुड नेवर विल आवर टास्क। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं मुसीबत हैं, एक बात ध्यान रखिए, विश्वास करिए, अब हमारा काम कभी भी अच्छे काम करना नहीं होगा। अब हम ईश्वर के प्रति कभी अच्छा ही नहीं करेंगे, हर काम बुरा ही बुरा करेंगे। बट एवर टू डू इल आवर सोल लाइफ, और बुरा करने में ही हमारा आनंद होगा। तो ये बात सैटर्न कहता है। फिर सैटर्न टेक्स द डिसीजन टू रीअसेंबल हिज फोर्स, तो अपनी फोर्स को रीअसेंबल करना चाहता है। सैटर्न इज कंपेयर, यहाँ पर सैटर्न की कंपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं आप एपिक सिमिली की यहाँ बहुत बड़ी यूज किया गया है जॉन मिल्टन ने एपिक सिमिली की। तो सैटर्न इज कंपेयर टू लेविएथन, जो कि व्हेल मछली है, उससे तुलना की जाती है। टाइटन से तुलना की जाती है, जेंट्स की तुलना की जाती है। बैरियर्स जो कि सन ऑफ यूरेनस है। टाइफोन 100 हेडेड मॉन्स्टर है। तो इन सब से सैटर्न को कंपेयर मिल्टन ने किया है। सैटर्न फ्लाई टू ड्राई लैंड और बिलजेबब फॉलो सैटर्न। तो देखिए ड्राई लैंड का मतलब क्या हुआ। देखिए ये पूरा अगर हेल पड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो है लिक्विड फायर है और यहाँ पर सॉलिड फायर है। तो जो सॉलिड फायर है उसको इन्होंने ड्राई लैंड कहा है और बिलजेबब उसका पीछा करता है, फॉलो करता है। सैटर्न सर्वेस हेल एंड मेक्स अ स्पीच। अब वो हेल का सर्वे करता है,
चारों तरफ देखता है और ड्राई लैंड में खड़े होकर के। तो फिर वो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स। वो सुखी क्षेत्र, सुखी मैदान, वो सुखी दुनिया, उसके लिए अलविदा, उसके लिए फेयरवेल, अलविदा। वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहाँ पर आनंद हमेशा हमेशा बना रहता था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं शैतान हेवन की, क्योंकि सैटन और गॉड हेवन में ही रहते थे। पहले तो ये भी एंजल थे, क्योंकि इनके पक्ष में 1/3 आर्मी थी और शेष आर्मी ईश्वर के साथ थी। तो कह रहे हैं फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहाँ पर आनंद हमेशा हमेशा रहता था। फिर कह रहे हैं हेल हॉरर्स हेल इन्फर्नल वर्ल्ड, हेल हॉरर्स, हे भय मेरा स्वागत करो, हेल इन्फर्नल वर्ल्ड, हे नरक की दुनिया मेरा स्वागत करो। एंड दाउ प्रोफंडेस्ट हेल रिसीव दाई न्यू पजेसर, हे भयानक हेल अपने नए पजेसर को, अपने नए राजा को स्वागत करो। वन हु ब्रिंक अ माइंड, वो व्यक्ति जो ऐसा मस्तिष्क लेके आया है, नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, जो समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, यानी कि वह ऐसा दृढ़ जो है मन लेकर आया है। फिर ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, मन का एक अपना स्थान होता है। एंड इन इट सेल्फ, और जो मन होता है वो अपने आप में कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, स्वर्ग को चाहे तो नरक बना दे और नरक को चाहे तो स्वर्ग बना दे। ये अपने मन पर निर्भर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, और यही कारण है कि सैटन को जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में एज ए हीरो मान लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो शानदार स्पीचेस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। देन बिल्जेबब टेल सैटन टू कलेक्ट हिज फॉलन एंजल्स, तब बिल्जेबब कहता है कि अपने फॉलन एंजल्स को कलेक्ट किया जाए। तो सैटन शील्ड इज कंपेयर्ड टू द मून एंड इट्स शेप वाज ऑब्जर्व बाय गैलीलियो थ्रू हिज टेलीस्कोप। तो यहाँ पर सैटन की स्पीच जो शील्ड है, ढाल है, उसको मून से तुलना करते हैं और इतना बड़ा बताते हैं कि गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से इसको देख लिया। तो ये एक हाइपरबल है। सैटन्स स्फीयर वॉज सो लार्ज एज द टॉलेस्ट पाइन ट्री, और शेक्सपियर जो सैटन का भाला था वो ताड़ के एक लंबे वृक्ष से उसकी कंपेयर की गई है। तो सैटन रीच्ड द शोर ऑफ द फायरी लेक एंड कॉल्ड आउट हिज काउंटलेस सोल्जर्स हु ले स्टूफाइड थिक एंड ऑटम लीव्स। तो सैटन एड्रेस करता है अपने फॉलन एंजल्स का, जो फायरी लेक में अनगिनत सोल्जर्स उसके पड़े हुए थे। स्टूफाइड माने भौचक के पड़ते स्तब्ध पड़े हुए थे। थिक एज द ऑटमन लीव्स, और ऐसे घने लेटे हुए थे जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई होती हैं ढेर बन करके। द फॉलन एंजल्स वर कंपेयर्ड टू थिक ऑटम लीव्स स्कैटर्ड सी बीड्स एंड लोकट्स। तो यहाँ पर जो कंपेयर की जाती है वो उनकी ऑटम लीव से, स्कैटर्ड सी बीड से एंड लोकट से उनकी कंपेयर की जाती है। सैटन called out so loudly that the entire hollow bottom of hell echoed with his voice। तो सैटन ने इतनी जोर से अपने फॉलन एंजल्स को आवाज़ लगाई कि उसकी जो साउंड थी वो पूरे हॉलो हेल में गूंजने लगी, चारों तरफ फैल गई। तो क्या कहा उसने, अवेक एराइज और बी फॉर एवर फॉलन, उठो जागो या हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो। तब हमने जो अभी बात की थी
कि जो सेकंड इन्वोकेशन है ये मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट के बीच में करते हैं। क्या कहते हैं? नाउ अगेन मिल्टन इन्वोक्स हेवनली म्यूज, से म्यूज द नेम्स देन नोन, हु फर्स्ट हु लास्ट, राउज्ड फ्रॉम द स्लम्बर ऑन द फायरी कॉच। तो ये उन्होंने आह्वान किया। अब यहाँ पढ़ते हैं, इसमें जो फॉलन एंजल्स थे उनको एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उनके नाम देखिए। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन पहले आया और कौन लास्ट में आया, और कौन सा फॉलन एंजल्स में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मोलेच फर्स्ट केम मोलेच, सबसे पहले मोलेच आया। तो यहाँ प्रश्न बनता है हु केम फर्स्ट? तो फर्स्ट केम मोलेच। ही वॉज अ हॉरिबल किंग कवर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वह एक भयानक राजा था जो कि मनुष्य के ब्लड से रंगा हुआ था, पुता हुआ था। मोलेच इज कॉल्ड द मैन स्लेयर। मोलेच को मैन स्लेयर कहा जाता है क्योंकि इसके बलि के लिए बच्चों की बलि दी जाती थी। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है हु केम फर्स्ट। दूसरा, विच फॉलन एंजल्स इज कवर्ड विद ब्लड स्टेन। और दूसरा पूछा जाता है हु फॉलन एंजल्स इज कॉल्ड मैन स्लेयर। तो इस पर, इसकी मूर्ति पर जो है बच्चों की बलि दी जाती थी, तो इसलिए इसको हम मैन स्लेयर कहते हैं। केमस, केमस जो है सेकंड नंबर पे आया। द अदर नेम ऑफ केमस वॉज प्योर, ही वॉज गॉड ऑफ लस्ट। तो प्रश्न यही पूछेगा हु वॉज द गॉड ऑफ लस्ट इन पैराडाइज लॉस्ट। और यहाँ पर 10 फॉलन एंजल्स का जिक्र आता है। थर्ड में वेलिम ऑन एस्ट्रोथ आए हैं। वेलिम जो है वो मेल है और एस्ट्रोथ जो है वो फीमेल है। दे हैव ए सॉफ्ट लिक्विड टेक्सचर। तो इनका टेक्सचर है सॉफ्ट लिक्विड का है। दे कैन एज्यूम मेल सेक्स और द फीमेल सेक्स और बोथ सेक्स एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर ओन विल। तो दोनों प्रकार के सेक्स को ये अप्लाई कर सकते हैं, ये इनकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है। और अगला है एस्ट्रोथ एंड एस्टारे, या इनको एस्ट्रोथ बोलेंगे या एस्टार्टे बोलेंगे। शी वॉज वन ऑफ द मून गॉडेसेस। हर टेम्पल वॉज बुल्ट ऑन द हिल ऑफ स्कैंडल माउंट ऑफ ओलिवस बाय द वाइज किंग ऑफ सोलोमन। तो सोलोमन जो बुद्धिमान राजा था, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी, तो उसने इसके टेम्पल को माउंट ऑफ ओलिव्स में बनवाया था। तो ये मून गॉडेस है। अगला है थेमज। तो थेमज वाज ब्यूटीफुल गॉड। और फिर है दागोन। तो दागोन का जिक्र आपने सुना होगा, सैमसन एगोनिस्ट में इसका जिक्र आता है। जो वहाँ के लोग होते हैं फिलिस्टाइन, तो वो डैगोन जो की मूर्ति है, उसका टेम्पल है, उसमें उसकी पूजा करते हैं। तो ही वॉज अ मॉन्स्टर ऑफ द सी, ये समुद्र का मॉन्स्टर था। ही हैड द ब्लडी बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एबव द बेस्ट दैट ऑफ ए फिश बिलो। यानी कि ऊपर मनुष्य की बॉडी थी और नीचे फिश की। ही वॉज रेफर्ड इन सैमसन एगोनिस्ट। 7वां रिमन है और 8वां है द एनिमल गॉड ऑफ इजिप्ट ओसिरिस। और बाद में जो 10वें नंबर पे आता है वो आता है आपका बेलियल। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि जॉन मिल्टन जो है बेलियल की तुलना जो है, या वहाँ के कोर्ट के जो लोग होते हैं, दरबारी लोग होते हैं और जो अरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है बेलियल से। तो क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेलियल में?
लास्ट ऑफ ऑल केम बेलियल, सबसे अंत में बेलियल आता है। देयर वॉज नो टेम्पल बुल्ट इन हिज ऑनर, उसके ऑनर में कोई भी टेम्पल नहीं बनाया गया है। बेलियल होल्ड्स हिज बे आल्सो अपॉन द रॉयल कोर्टियर्स, किंग्स एंड क्वींस एंड द पीपल ऑफ द लस्टफुल सिटीज, और जो लस्टफुल सिटीज के लोग होते हैं उनमें अपनी पकड़ बनाए रखता है। और बेलियल का अर्थ भी पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बर्थलेसनेस, यानी कि अयोग्य, बेकार। ही वॉज मोर लस्टफुल और मोर ऑफ सीन इन लविंग बाइस ऑफ हिज ओन सेक देन एनी अदर गॉड, तो वह दूसरे देवताओं की तुलना में काफ़ी लस्टफुल था। अगली पॉइंट है, ऑल दीज गॉड्स केम इन क्राउड बट लुक्स वर डाउनकास्ट, सारे जो ये एंजल्स हैं, जो गॉड हैं, वो डाउनकास्ट आते हैं और भीड़ में आते हैं। सैटन फेस आल्सो शोड ग्लूमी एक्सप्रेशन, जब सैटन आता है तो सैटन का चेहरा भी जो है काफ़ी ग्लूमी एक्सप्रेशन दिखाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सैटन्स फ्लैग द प्राइड ऑफ ऑनर वॉज क्लेम्ड बाई अजाजेल अ टैल चेरब, तो ये लंबा सा चेरब था, तो उसने उनके झंडे को, जो उसको प्राइड ऑफ ऑनर कहा गया है, उसको पकड़ा हुआ था। द आर्म्ड एंजल्स मूव्स इन परफेक्ट बैटल फॉर्मेशन टू द म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स एंड सिमिलर अदर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट, तो एक आर्मी जैसी व्यूह रचना होती है, उस व्यूह रचना में फ्लूट बजता है और आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, जब 3 डेज बैटल होता है तो ये सब एंजल्स ही होते हैं, तो जो 1/3 एंजल्स होते हैं वो सैटन की ओर होते हैं, और जो 2/3 होते हैं वो गॉड की आर्मी में होती है। तो द नंबर ऑफ सैटन्स फॉलोअर्स वॉज ओनली 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एंजल्स इन हेवन, तो हेवन में जितने भी एंजल्स थे उनके टोटल नंबर में से 1/3 सैटन के साथ थे। सैटन स्पीच टू द फॉलन एंजल्स, दे स्टूड टंग टाइड, सैटन ट्राइड टू स्पीक 3 times बट हिज प्राइड एंड टीयर्स प्रिवेंटेड हिज स्पीकिंग, तो सैटन फॉलन एंजल्स को एक स्पीच देता है, हालांकि सारे जो एंजल्स हैं वो मुंह बंद किए हुए चुपचाप खड़े होते हैं। सैटन भी बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके आंसू और उसके जो गर्भ है वो उसको बोलने नहीं देता। तब यहाँ पर उसकी स्पीच है, थ्राइस ही एसेड, 3 बार उसने कोशिश की, एंड थ्राइस इन स्पाइट ऑफ स्कॉर्न, और 3 बार घृणा के कारण, इन स्पाइट ऑफ स्कॉर्न घृणा के कारण, टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, उसके आंसू निकल रहे थे, और इस प्रकार आंसू निकल रहे थे एज एंजल्स वीप, जिस प्रकार देवदूत रोते हैं। ब्रेस्ट फोर्थ, यानी कि उसके आंसू जो है सामने को आ रहे थे, और कॉमन मैन के जो आंसू होते हैं वो गालों से होकर नीचे की ओर लुढ़कते हैं। एट लास्ट वर्ड्स इंटरवोव्ड विद साई फाउंड अप देयर वे, और अंत में उसके जो शब्द निकले उसमें आहा मिली हुई थी, और वो शब्द उसके निकले। तब सैटन यहाँ पर ये भी लाइन पूछी जाती है, लाइन यहाँ पर ये पूछी जाती है, टीयर सच एज एंजल्स बी ब्रेस्ट फोर्थ, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? सैटन एड्रेस करता है, ओ मैरियड ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, हे अमर आत्माओं, अनगिनत असंख्य अमर आत्माओं, ओ पावर मैचलेस बट विद द अलमाइटी, जिनकी शक्ति मैचलेस है सिवाय ईश्वर के, एंड दैट स्ट्राइक वॉज नॉट इनग्लोरियस, और जो युद्ध हमने लड़ा, जिस संघर्ष को हमने झेला,
वो इनग्लोरियस नहीं था, वो बहुत बड़ा शानदार युद्ध था। दो द इवेंट वॉज डायर, हालांकि चाहे वो जो इवेंट थी, जो युद्ध था, जो हम इसमें हम हार गए, उसके बदौलत हम नीचे हेल में गिरे, भयानक थी। ये बात एड्रेस करता है। अगला है पुट फोर्थ एट फुल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड। पुट फोर्थ एट फुल, उसने आगे पूरे जोर से प्रयास किया, बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, फिर भी उसने अपनी जो शक्ति थी वो छिपाए रखी। तो यहाँ पर सैटर्न कह रहा है कि ईश्वर ने हमारे पास पूरी ताकत से जो है व्यवहार जो अटैक किया, और फिर भी उस ताकत को, कुछ ताकत को ईश्वर ने छिपा के रखा। विच टेम्प्टेड आवर अटेम्प्ट, तो जिसने हमारे जो प्रयास था उसको विफल कर दिया। एंड ब्राउट आवर फॉल, और यही कारण था कि हमारा जो डाउनफॉल हुआ। तो कह रहा है सैटर्न कि हम ईश्वर की शक्ति को पहचान नहीं पाए। हमें लगा उन्होंने पूरी शक्ति हम पर झोंक दी है, फिर भी उन्होंने कुछ शक्ति जो है छिपा के रखी थी, हम उसको नहीं पहचान पाए, इस कारण हमारा डाउनफॉल हुआ। हैंसफोर्थ हिज माइट बी नो, अब हम उनकी शक्ति को जान गए हैं। एंड नो आवर ओन, और हम अपनी खुद की शक्ति को भी जानते हैं। अब वो क्या कह रहा है सैटर्न, बोले हार तो नहीं मानेंगे। टू वर्क इन क्लोज डिजाइन बाय फ्रॉड और गाइल, हम फ्रॉड के द्वारा, धोखे के द्वारा, हम छिपे योजना के साथ काम करेंगे। तो बड़ा प्लानिंग बना रहा है। What force affected not that he no less, what force affected not, जिस ताकत से जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता वो हम युक्ति से काम ले सकते हैं। At length from us may find, और इतने लंबे समय के बाद हमने यही पाया है। Who overcomes by force hath overcome but half of his foe, वो व्यक्ति जो अपने शत्रु पर शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करता है, वो अपने शत्रु को आधा ही जीत पाता है। तो यहाँ पर दो तीन अर्थ दे सकते हो कि कह रहे हैं, यहाँ पर एक तो अर्थ ये लिया जा सकता है कि हमें ताकत के अलावा युक्ति से भी काम लेना चाहिए, और दूसरा अगर हम इसको संदेश पढ़ें, मोरल अगर हम मैसेज पढ़ें, तो ये है कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को ताकत से जीतता है वो आधा ही जीत पाता है, और दूसरा जो व्यक्ति अपने शत्रु को प्रेम से जीतता है वो उसको पूरा का पूरा जीत लेता है। Satan says God is going to create a new world for human being towards whom he would show the special regard and would be privileged to enjoy the equal quality with the angels। तो यहाँ पर सैटन कह रहे हैं कि ये सूचना मिली है कि ईश्वर जो है एक नई दुनिया का और नई ह्यूमन बीइंग्स के लिए नई दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं, और उनको एक विशेष अधिकार देंगे जो कि देवताओं के बराबर होगा। सैटर्न सेज दैट देयर फर्स्ट एक्सपेडिशन विल बी टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड। अब सैटर्न कह रहा है कि सबसे पहला जो उनका प्रयास होगा वो उस संसार की खोज होगी जो ईश्वर जिसका निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर सैटर्न की बहुत प्यारी स्पीच है। पीस इज डिस्पेयर्ड, अब शांति तो नहीं हो सकती। बोले अब तो युद्ध होगा, बोले शांति तो नहीं हो सकती। फॉर हु कैन थिंक ऑफ सबमिशन, क्योंकि सबमिशन के बारे में, समर्पण के बारे में कौन सोचता है। अब तो समर्पण की बात ही नहीं रही। बार देन बार ओपन, तब युद्ध होगा, खुला युद्ध होगा, और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व, और जो निर्णय है वो पहले से ही अंडरस्टूड है, हमने दृढ़ संकल्प ले लिया है, ये सब विदित है। इसके बाद एंजल्स जो होते हैं वो एक निकट की पहाड़ी की ओर जाते हैं मैमन की निगरानी में, जिनको मैमन जो है
गाइड करता है। एंड दे स्टार्टेड डिगिंग द हिल एंड डग आउट अ लार्ज पीस ऑफ गोल्ड। तो वे पहाड़ी को खोदते हैं और वहाँ से बड़ा सा पीस सोना निकालते हैं। मेमन वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हु वॉज मेमन? तो मेमन वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ, जिसको हम बोलते हैं धन कुबेर। तो अपना जो कुबेर है उसको मेमन ही बोलते हैं। तो ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे स्वर्ग में। ही वॉज द लीस्ट एग्जाल्ट स्पिरिट हु फेल फ्रॉम हेवन। हिज लुक्स एंड थॉट्स वर ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो ये हेवन में रहते थे, तो उनकी जो निगाह थी वो हमेशा नीचे की ओर रहती थी, क्योंकि बिकॉज ही एडमायर्ड मोर द रिचेस ऑफ हेवन पेमेंट स्टड विद गोल्ड एंड डिड नॉट एंजॉय एनीथिंग डिवाइन और होली। तो इसकी निगाह हमेशा रहती थी, क्योंकि पेमेंट में और जो वहाँ चारों तरफ चीज़ें होती थी उनमें सोना लगा रहता था और जवाहरात जड़े रहते थे। तो उसकी निगाह उस संपत्ति की जो रिचेस थी उसकी प्रशंसा में गुजरती थी। तो यही कारण था कि उसको डिवाइन और होली जो है आनंद नहीं मिल पाया। God was melted, gold was melted, and soon out of the earth a huge structure emerged like a mist. This was pandemonium. This structure was like a temple. तो आखिर में जब सोने को पिघलाया जाता है और पेंडेमोनियम का निर्माण किया जाता है। पेंडेमोनियम क्या है? अब हेल की राजधानी बनती है, कैपिटल बनती है। और ये स्ट्रक्चर जो था टेम्पल की तरह था। तो पेंडेमोनियम का जो अर्थ है होम ऑफ द डेमन्स, यानी कि दैत्यों का घर। द मेन आर्किटेक्ट जो था पेंडेमोनियम का वो मल्सीवर था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हु वॉज मल्सीवर? तो मल्सीवर हैड डिजाइन पेंडेमोनियम। मल्सीवर हैड बीन थ्रोन फ्रॉम हेवन बाय एंग्री जॉब। ये भी प्रश्न ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। He had kept falling for a summer day। और पूरे एक गर्मी के दिन वो गिरता रहा। तो आज समर डे जो फ्रेज ली गई है वो यहीं से ली गई है। There was a conference in Pandemonium. The angels diminishes their sizes as bees। तो जो फॉलन एंजल्स होते हैं बहुत सारी संख्या में होते हैं, तो पेंडेमोनियम में आ नहीं पाते हैं, तो वो अपने साइज को डिमिनिश कर लेते हैं और मधुमक्खियों की तरह बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी एपिक सिमिली का यूज किया गया है। द समन्स हैड बीन रीड एंड ग्रेट कंसल्टेशन बिगिन। और आदेश पढ़े जाते हैं और कंसल्टेशन शुरू हो जाता है, कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और बुक फर्स्ट जो है यहीं समाप्त होती है और बुक सेकंड जो शुरू होती है वो कॉन्फ्रेंस हॉल में, पेंडेमोनियम के कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है। तो अगली बुक जो पढ़ेंगे तो अब लगातार सारी बुक पढ़ लेंगे फर्स्ट के बाद, तो जो जितनी भी 11 बुक पढ़ती हैं वो एक ही बार में पढ़ देंगे। तो वो दूसरी बुक पेंडेमोनियम में कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है और क्या क्या तय होता है वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। आज की इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।